टाउ जो होता है, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट, टाउ इक्वल टू एल अपॉन आर, दिस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई बात, है ना? तो t इक्वल टू एल अपॉन आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। दिस इज द आई नॉट इज v अपॉन आर, दिस इज द मैक्सिमम करंट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, I max 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन टाउ। आगे क्या बात समझ में? I max 1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ, है ना? तो दिस इज द करंट इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। अब मैंने इसमें आपको दो केस बताए थे और बताया था कि t ये है, इस इंडक्टर में करंट, दिस इज द करंट इन दिस इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो आप देखोगे कि जब आप इस की को क्लोज करते हो तो जो करंट है वो टाइम का फंक्शन होती है। तो यदि आप t इक्वल टू 0 रखते हो, यानी कि इनिशियल आप लिख लेना, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी लिखाया था, इनिशियल t इक्वल टू 0 पर जब आप रखोगे तो जो 0 की वैल्यू होती है करंट की, वो आई नॉट का मतलब है मैक्सिमम करंट v अपॉन आर, 1 माइनस e की पावर माइनस 0 हो जाएगा, और e की पावर माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो आई नॉट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच प्रेस करते हैं, इंडक्टर में करंट कितनी होती है? 0। यहां से लिख लेना बेटा, दोबारा से लिख लेना, कोई बात नहीं, है ना? तो मैं लिख देता हूं, as soon as switch के, ये की भी बोल सकते हैं उसे, is closed, current in the inductor, current in the inductor is 0, करंट इन द इंडक्टर इज 0। कोई करंट फ्लो नहीं होती। करंट कब फ्लो नहीं होगी? जब ये ओपन सर्किट होगा। ध्यान से देखो, ऐसे करके। तो इनिशियली जब आप इसे प्रेस कर दोगे, सर्किट को कंप्लीट कर दोगे, तो t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर हाई रेजिस्टेंस यानी कि ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। As soon as switch is closed, current in the inductor is 0, है ना? करंट कितनी हो गई भाई इसमें? 0। इंडक्टर ऑफर्स very high resistance, very high resistance, very high resistance, and acts as ओपन सर्किट। इंडक्टर किसकी तरह वर्क करती है भाई? ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मतलब इसके अंदर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। कॉपी कर लो यहां तक।
जब कॉपी कर लो तो बोलते हैं ना, यानी कि इनिशियली जो इंडक्टर है वो ओपन सर्किट की तरह वर्क करती है। इंडक्टर ओपन सर्किट इनिशियली, है ना, इनिशियल ऐसे लिख लेना। इसे इसके आगे हैश लगा देता हूं मैं। तो इनिशियली इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट, हाँ हाँ भाई, हो गया, वेरी गुड। तो ओपन सर्किट में ये ऐसे वर्क करती है। और यदि इस इक्वेशन में फाइनली देखो, यहां पे लिखना फाइनली एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, बहुत समय के बाद जो करंट होगा 1 माइनस e की पावर t अपॉन टाउ ऐसे हो जाएगा। तो जब आप इनफाइनाइट रखोगे, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे, तो I इनफाइनाइट इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा भाई, 1 अपॉन इंफिनिटी 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। क्लियर है? तो ये हो जाएगा I नॉट 1 माइनस 0। तो इनफाइनाइट पर करंट जो होगी I नॉट, और ये हो जाएगी V अपॉन R। I नॉट की वैल्यू जो होती है V अपॉन R। इसका मतलब देखो यहाँ पे जो ये इंडक्टर होगा, है ना, ये इंडक्टर एक इंडक्टर क्लोज सर्किट की तरह वर्क करता है। कहां पर? इनफाइनाइट पर। आगे क्या बात समझिए, प्लस माइनस बी और ये आर, और ये इनफाइनाइट पे जो करंट होगी कितनी होगी भाई इसमें करंट, है ना, ये तार की तरह वर्क करने लगता है, वायर की तरह, सिंपल V अपॉन R। इतना I नॉट, दिस इज इक्वल टू I नॉट, I इंफिनिटी इज इक्वल टू V अपॉन R। V अपॉन R ही होगा। तो इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, यहां पे लिख देता हूं, छोड़ो इसे। तो इंडक्टर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, zero resistance, and it acts as a closed circuit. It act as a wire। किसकी तरह से रिप्लेस कर देंगे इसे? वायर की हेल्प से आप इसे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है भाई बात, इसे आप वायर की तरह से रिप्लेस कर दोगे। कब? इनफाइनाइट पर। हाँ भाई,
इनफाइनाइट पर एक ये वायर की तरह वर्क करेगा। अगर जो आप इसे I वर्सेस T करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा? ये आएगा I और T। ये ग्रो, ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशली ग्रोइंग। सही है भाई। t इक्वल टू 0 पर करंट कितनी है? 0। और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट कितनी हो जाएगी? कांस्टेंट। करंट कितनी हो जाएगी t इक्वल टू इनफाइनाइट पर? v अपॉन r, यानी कि I नॉट। ध्यान से देख लो, I नॉट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं? t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट हो जाएगी I नॉट। I नॉट का मतलब है मैक्सिमम करंट v अपॉन r। सही है बात? दूसरी बात ध्यान दो, t इक्वल टू 1 टाइम पीरियड पर, यानी t इक्वल टू 1, टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, है ना? तो करंट कितनी होगी? करंट यानी कि t इक्वल टू टाउ पर, t इक्वल टू टाउ पर, यहां पर टाउ पर जो करंट होगी वो कितनी होगी? टाउ इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस 1। सही है ना? तो I नॉट 1 माइनस 1 अपॉन e, और जो e की वैल्यू होती है वो 2.71 होती है। जब आप इसे रखोगे 1 अपॉन 2.71 तो वैल्यू बताओ कितनी आएगी? टू 1 डिवाइडेड बाय 2.71, 0.36 कितना आता है? 0.36। तो यह जाएगा I नॉट 1 माइनस 0.36 माइनस 1, यह जाएगा 0.63 I नॉट। दिस इज द करंट आफ्टर 1 टाइम पीरियड। आफ्टर 1 टाइम पीरियड जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट की, थोड़ा यहां बना देता हूं मैं, यहां पर t इक्वल टू टाउ पर मैक्सिमम करंट की 0.63 हो जाएगी। दिस इज यानी कि आफ्टर 1 टाइम पीरियड द करंट विल बी इक्वल टू 0.63% ऑफ मैक्सिमम करंट। After 1 time period, current will be 0.63 times of maximum current.
तो यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड नहीं, एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो इंडक्टर में करंट होगी वो मैक्सिमम करंट के 0.63, यानी कि ऐसे लिख लेंगे हिंदी में, दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट current in the inductor is 63% of the maximum current. maximum current 63% of the maximum current. ठीक है भाई, after one time constant current in the inductor will be 63% of the maximum current. बात समझ में आ रही है नहीं? जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। गुड। ठीक है भाई, तो ये है, तो इसका मतलब शुरू में जैसे ही आप किसी इंडक्टर को किसी सर्किट में आप जैसे ही स्विच को दबाओगे तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करती है ना, और आफ्टर लॉन्ग टाइम इट एक्ट एज ए क्लोज सर्किट। पहले तो ये t0 पर कैसे लगेगी भाई, ये ऐसे काम करने लगेगा यूं करके, यानी कि शुरू में से तो इसमें से कोई भी करंट नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ये तो बनेगा t0 पर इसका डायग्राम, यानी कि t0 पर इंडक्टर सर्किट में जहां जहां लगी हो उसे क्या कर दोगे, ओपन सर्किट, और t∞ पर इंडक्टर जहां जहां लगी हो उसे क्या बना दोगे, उसे बना दोगे वायर। उसे क्या बना दोगे भाई, वायर, ऐसे करके। सही है ना? दोबारा से बोल रहा हूं, t∞ पर इंडक्टर को बना दोगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है करंट इसमें से कुछ भी नहीं जाएगी और ये वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। हाई रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट जीरो, है ना, जबकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इसमें से करंट क्या जाएगी, स्मूथली चली जाएगी और ये सिंपल एक वायर की तरह वर्क करने लगता है। ये छोटी सी बात है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं तो आप इसे समझना, है ना। इसे लिख लो भाई, देखो जैसे कुछ क्वेश्चन लिखो, फॉर एग्जांपल फाइंड करंट थ्रू बैटरी एट t=0 एंड t=∞, है ना भाई। सर्किट क्या है, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है ना भाई, ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ऐसे करके लाइक दिस, और एक बैटरी यहां है और एक रेजिस्टेंस यहां। सही है भाई। तो ये 2 हेनरी, ये 2 हेनरी, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 20 वोल्ट की बैटरी। ये करंट आपको निकालनी है 2 टाइम इंटरवल पर। कब कब, जब t=0 t=∞ पर। तो
इक्वल टू 0 पर, हाँ भाई कैसा करेंगे हम इसे, t इक्वल टू 0 पर जहां जहां L होगा इंडक्टर उसे क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। इंडक्टर को क्या कर देंगे, L को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। सही है भाई, ओपन सर्किट क्या हो गया यहां पर, इंडक्टर को ओपन सर्किट यूं और ऐसे और यूं, like this 4 ohm 4 ohm 2 ohm 20 वोल्ट। बता सकते हो भाई करंट कितनी जाएगी इसमें। जेई मेंस और नीट, हाँ जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है इंडक्टर, जबकि रेजिस्टेंस में इसका उल्टा है। इसके बाद में वही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया 4 ओम, सर्किट को सॉल्व कर लेंगे, ये सीरीज में हो जाएगा सारा रेजिस्टेंस, कितना भी 4 ओम, तो ये 4 ओम ये, और ये हो जाएगा 2 ओम, और ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट की बैटरी। 4 ओम 4 ओम 2 ओम, करंट कितना हो जाएगा 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम इक्वल टू 2 एंपियर इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, अब ये तो इंडक्टर था, ये रेजिस्टेंस था, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस, सही है ना, 4 ओम और ये हो जाएगा आपका 2 हेनरी। क्लियर है क्या बात नहीं। अब मैं आपसे बात करता हूं सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट लिख लेना, चलो इसका t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर L कैसे करता है, क्लोज्ड सर्किट, यहां पे तो ओपन हो जाता है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर जो L होता है वो ऐसे हो जाता है। ये हो गया रेजिस्टेंस, क्लियर है क्या बात भाई, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपका 2 ओम, और ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट, 4 ओम 4 ओम, और ये आ गया 2 ओम। समझ में आई बात। हाँ भाई, अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस फर्जी रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि यहाँ x है तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो यहाँ भी x और यहाँ भी x। समझ में आई बात। तो ये जब रेजिस्टेंस, जब ये यहाँ पे इसे तार से कनेक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया ये, है ना, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये भी क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब आप इसे तार से ऐसे ऐसे रिप्लेस कर दो, ज्यादा बेटर ये है। समझ में आई बात। तो जब ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तब इसमें से करंट कितनी फ्लो होगी, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, है ना भाई। और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना 2 ओम
और ये कितना हो जाएगा भाई, और 20 वोल्ट। ये हो गया शॉर्ट सर्किट। यदि इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं निश्चित रूप से आपको दूसरा एग्जांपल देकर के बता सकता हूं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। आप मेरे को मैसेज कर दो या बोल दो, नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा। तो करंट जो होगा I कितनी हो जाएगी पे, रेजिस्टेंस 2 ओम, V IR, I होगा V/R, V है 20 वोल्ट, सर्किट में वोल्टेज कितना है 20 और रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट हो गया 10 एम्पियर। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए। जब कॉपी करो तो बोल देना आंसर। सेम क्वेश्चन है, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पर, है ना। t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट आपको फाइंड करनी है ना। एग्जांपल दे रहा हूं मैं कैसे। एक तो ये सर्किट है, अरे ये बना देता हूं, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, दूसरा एक रेजिस्टेंस यहां पे ऐसा है और एक ऐसा है, ये R है ना, ये R है, ये 2R है, ये इंडक्टर है 2 हेनरी, L मान लेते हैं चलो इसे, और ये 2R है, ये R है। आपको इसमें करंट बतानी है कब, t इक्वल टू 0 पर और 2 इक्वल टू इनफाइनाइट पर। यू हैव टू फाइंड करंट इन द सर्किट। क्लियर है क्या बात? t इक्वल टू 0 है ना, t इक्वल टू 0 पर L को क्या कर देंगे हम, ओपन सर्किट। क्लियर है क्या बात? t इक्वल टू 0 पर L को कर देंगे हम ओपन सर्किट। तो जब हम ओपन सर्किट करेंगे ऐसे करके, लाइक दिस, सही है ना, और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऐसे, ये हो गया ना ओपन सर्किट, यूं इसे ओपन कर देंगे, ये बन गया। तो R 2R 2R R R V, और ये हो जाएगी करंट, है भैया। तो सॉल्व कर लो, R 3R और 3R पैरेलल में है, तो कितना बन जाएगा भाई, ये 3R/2, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज, ये 3R हो जाएगा ना ऐसे, अरे ऊपर भी 3R और नीचे भी 3R, और 3R पैरेलल में होते हैं तो 3R/2 आंसर आ जाएगा इसका, और ये R, ये I और ये V। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस 3R/2, तो V इक्वल टू IR टोटल हो जाएगा R प्लस 3R/2 इक्वल टू 5R/2, 5R/2। तो करंट हो जाएगा V अपॉन R टोटल, V अपॉन 5R/2 2V अपॉन
5R is the correct answer. T is equal to 0 पर it will be the current in the inductor. This is the current in the inductor and T is equal to 0. Two upon 5R. मैं इसे मिटा देता हूं बार बार. हाँ भाई, अब हम बात करेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट पर. t इक्वल टू इनफाइनाइट पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी ये तार बन जाएगा. ये इट विल बिकम ए वायर, सिंपल वायर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट. This is equal to R, this is equal to R like this, है ना? ये हो गया प्लस माइनस R, R, 2R, 2R और R. ठीक है भाई. तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे. आर आर पैरेलल में है तो कितना कॉम्बिनेशन आता है भाई? आर आर. इनका इक्विवेलेंट आएगा आर इंटू 2R अपॉन आर प्लस 2R. ये आ जाएगा 2 अपॉन 3R इज द रेजिस्टेंस, है ना? इनका रेजिस्टेंस कितना जाएगा? R 2R अपॉन 3. कॉपी करो यहां तक. जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर. सही है भाई? अरे हो गया बेटा? यस सर. चलो, तो कितना आंसर आ जाएगा? निकाला नहीं? ये देखो. हाँ, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस 2R अपॉन 3. ये रेजिस्टेंस भी कितना बन जाएगा? 2R अपॉन 3. और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा R और V. तो V इक्वल टू IR टोटल. तो R टोटल कितना आएगा इस सर्किट का? R प्लस 2R/3. सीरीज में है ना ये तीनों रेजिस्टेंस. 2R/3 तीन कॉमन लेके 3R प्लस 2R प्लस 2R इक्वल टू 7R/3 इक्वल टू R इक्विवेलेंट. I इक्वल टू V अपॉन R टोटल और V अपॉन 7R/3 इक्वल टू 3V अपॉन 7R इज द I इक्विवेलेंट. सही है? तो इनफाइनाइट पर और इनिशियली यू कैन फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस और बैटरी बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट.
है ना। तो जेई मेंस और नीट में तो फुल्ली पूछते हैं इसे। मतलब एनआर सर्किट भी यही है और आरसी सर्किट भी इसी तरीके से है, वो भी मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉपी कर लो इसे थोड़ा। ठीक है भाई, चलो ये तो था डीके ग्रोइंग सर्किट। ग्रो का मतलब कंडक्टर में इंडक्टर में करंट ग्रो होती है धीरे धीरे, बात समझ में आई। तो वो इस तरीके से बढ़ती है, ऐसे यू ग्रो होती है। दिस इज द एलआर ग्रोइंग सर्किट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% तक ये ग्रो हो जाती है। सही है, कॉपी करो तेजी से। अब हम पढ़ते हैं डीके सर्किट, एलआर डीके सर्किट। लिखो, हेडिंग डालो, एलआर डीके सर्किट, एलआर डीके सर्किट। एलआर डीके सर्किट है ना भाई। एलआरडी के सर्किट, एलआरडी के सर्किट में करना क्या है, आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि सबसे पहले जब आपने इस इंडक्टर को ऐसे कर लो, हाँ भाई ये इंडक्टर है ना, ये रेजिस्टेंस है और ये है बैटरी। क्लियर है क्या बात। और यहां पे है स्विच के, यूं करके ऐसे करके। जैसे ही के को आप दबाओगे तो इसमें करंट क्या है, बढ़नी चालू होती है। तो थोड़े समय के बाद आफ्टर सम टाइम इसमें करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होने लगती है और वो होगी वैल्यू आई नॉट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो V अपॉन R होती है। बात समझ में आई, ऐसे करके। तो when fully current is flowing, full current is flowing fully current का मतलब I naught, full current का मतलब I naught is flowing in inductor, battery is removed, battery is short circuit कह दो या रिमूव कह दो, short circuit in the is short circuit, बस ऐसे लिख दो, short circuit। क्लियर है क्या बात। शॉर्ट सर्किट का मतलब है जिसे आपने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, यूं करके ये बैटरी लग रही थी यहाँ पे, है ना, और इस बैटरी को क्या कर दिया आपने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। कहने का मतलब इस बैटरी को रिमूव भी कर दिया आपने, है ना। तो सर्किट में क्या बनेगा, इंडक्टर और रेजिस्टेंस बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ गई नहीं। तो आप इसे थोड़ा सुंदर करके लिख लो, कैसे कि इंडक्टर तो यहां पर है और रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे ले आएंगे, है ना। आगे बात समझ में ये है। तो एट t इक्वल टू 0, है ना। अब t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि आपने इससे स्टार्ट किया, इसे लगा दिया t इक्वल टू 0। ऐसे बनाऊं या नहीं बनाऊं, कैसे है, सही है ना भाई। आपने इसे t इक्वल टू 0 पर गया तो पहले तो करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही थी, आई नॉट ऐसे फ्लो हो रही थी यूं करके, और जब आप इसमें से शॉर्ट सर्किट कर दोगे, इसे हटा दोगे ऐसा, तो करंट इसमें L
और ये आर था ना, ये एल आर, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, सब बंद हो गया, करंट इसमें उल्टी बहने लगेगी। समझ में आई बात? करंट क्या होगी इसमें? उल्टी बहने लगेगी। करंट इसमें से निकलने पहले तो आप क्या करते हो, बैटरी लगाकर इसे एनर्जाइज करते हो, यानी चार्ज करते हो। बैटरी में सॉरी इंडक्टर में एनर्जी आ जाती है, कहां से? बैटरी से। और जब आप सर्किट से बैटरी को निकाल दोगे, निकाल कैसे दोगे? इसे शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो निकल गई ये बैटरी। समझ में आई बात? जब बैटरी निकाल दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये जो करंट थी इसमें ये इस तरीके से फ्लो होने लग जाएगी। तो t 0 पर, t 0 पर इतनी ही करंट फ्लो होगी जितनी इसमें पहले हो रही थी, यानी I नॉट मैक्सिमम करंट होगी, है ना। t 0 पर जो करंट होगी वो इसमें I नॉट ही होगी। एट टाइम t करंट इसमें कुछ और फ्लो होने लग जाएगी, थोड़ी डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? तो अब ये जो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, धीरे धीरे करंट कम होती जाएगी और इस तरीके से होगी। ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में, सीरीज में नहीं होंगे भाई, ये दोनों होंगे पैरेलल में, और VL VR हो जाएगा। दोनों के बीच, क्योंकि पैरेलल में है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम t पर कितना हो जाएगा? VR। और इसमें करंट कितनी जा रही है? I, तो VR होगा IR। दूसरी बात, इसमें जो इंडक्टर में करंट होगा, यदि इसकी इंडक्टेंस L है तो -L di/dt। VL -L di/dt क्या होती है? यदि इस इंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt है तो जो इंडक्टर का वोल्टेज होता है -L di/dt होता है। आगे बात समझ में? तो VL VR, IR -di/dt। फिर से एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। जब यहां पे कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। यहां पे लिख देना करंट स्टार्ट्स डिकेइंग in reverse direction। दूसरी डायरेक्शन में करंट जो है वो डिके होना स्टार्ट कर देती है। करंट स्टार्ट डिकेइंग इन रिवर्स डायरेक्शन। कर लो कॉपी फटाफट। हाँ बेटा। सर ये कैसे पता चला कि ये दोनों पैरेलल में हैं? वो है ना कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझे ना? तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए पैरेलल में है। कैसे? x और यहाँ y, तो इसमें भी x है और y है, इसमें भी x है
और इसमें भी y है। सही है ना? दोनों ये सर्किट पैरेलल में है। देखो अब हम इसमें जो करंट डिके होगी धीरे धीरे वो हम करते हैं स्टार्ट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा di अपॉन i इक्वल टू r अपॉन l r अपॉन l और यह आएगा dt। क्लियर है बात? अब हम करेंगे इंटीग्रेट। t इक्वल टू 0 पर करंट कितनी थी सर्किट में? t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम करंट थी सर्किट में और t इक्वल टू t पर करंट हो गई I। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, इसे ध्यान रखना। ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन I का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln I फ्रॉम I नॉट टू I। क्लियर है क्या बात? r अपॉन l और इंटीग्रेशन dt 0 टू t। बोलो r अपॉन l और ये आ जाएगा t फ्रॉम 0 टू t। तो पहले क्या रखेंगे हम इसमें I। बोलो I ln I माइनस ln I नॉट, तो ये आ जाएगा ln I अपॉन I नॉट और ये r अपॉन l क्या बता सकते हो आप? r अपॉन l होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ RL सर्किट। r upon l is the time constant of RL circuit. So this is tau or t minus 0 is equal to tau t ln I upon I naught minus, ये हो जाएगा माइनस। क्लियर है क्या बात? तो I upon I naught is equal to, इसे ऐसे लिखते हैं ना, log base e I upon I naught। I upon I naught is equal to माइनस टाउ टी, तो I अपॉन I नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस टाउ टी। तो I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टाउ टी और ये हो जाएगा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t टाउ टी। दिस इज द करंट इन द सर्किट। इसे याद रखना है, ये है डीके करंट। जो LR सर्किट में करंट धीरे धीरे डिके होगी उसका एक्सप्रेशन है I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस टाउ टी। एक्सपोनेंशियल डिके t इज इक्वल टू 0। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। टॉ की वैल्यू l में नहीं होती। हाँ गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। अरे टाउ की वैल्यू l अपॉन r होगी। अच्छा सॉरी फिर से ये गलत हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? अरे एक मिनट यहाँ पर ये आएगा l अपॉन r अपॉन l तो है ही सही, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन टाउ और ये आएगा 1 अपॉन टाउ, ये आएगा 1 अपॉन टाउ, ये आएगा 1 अपॉन टाउ and this is equal to 1 upon tau। समझ नहीं बात? बिल्कुल सही बात है। This is tau, है ना? तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा वो आएगा t अपॉन, अरे टाउ आएगा, है ना? t अपॉन टाउ।
सब उल्टा उल्टा हो गया नहीं। चलो कोई तो बच्चा है जो गलती बताता रहता है। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन, वो तो हमें ग्राफ बनाता तो फिर समझ में आ जाता मेरे को, नहीं फिर मैं दोबारा से सही कराता। आपने बता दिया, बाकी बच्चे तो बस अबे तुम भी बोल दिया करो ऐसी, है ना भाई। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये है i एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। जब आप एक इंडक्टर को, जो कि फुल्ली चार्ज इंडक्टर है, यानी कि फुल्ली एनर्जाइज इंडक्टर है, इनिशियली करंट तो इसमें आई नॉट होगा, सही है भाई, और ये रेजिस्टेंस है R और ये L है, तो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है करंट और जीरो हो जाती है। कैसे? एट t इक्वल टू 0 यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट e की पावर माइनस 0। हाँ भाई, e की पावर माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, तो इनिशियल करंट क्या होगी? आई नॉट ही होगी। बोलो, बिल्कुल सही बात है। एट t इक्वल टू इनफाइनाइट करंट कितनी होगी भाई? आई नॉट e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो e की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, तो करंट हो गई 0। और ये एक्सपोनेंशियली y इक्वल टू e की पावर माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है भाई? अरे ऐसे बनता है यूं करके, तो इसका ग्राफ बनेगा t इक्वल टू 0 और t, और ये ग्राफ बनेगा ऐसे करके u एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। t इक्वल टू 0 पर करंट होगी मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है नहीं? कॉपी करो यहां तक। ठीक है भाई, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर।
एक चीज पूछ। हाँ बताओ बेटा। सर दोनों सर्किट्स वैसे सेम ही है, बस कंडीशन से डिफरेंट है ना कि एक में बैटरी लगाई है और एक में निकाली है। हाँ दोनों में यही है, मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मैं एक्चुअली होता क्या है, ये मतलब सर्किट में बहुत सारा लिखाना पड़ता है मेरे को। मैं आपको समझा देता हूँ ये डिकेइंग सर्किट होता क्या है, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिकेइंग सर्किट का मतलब ये है, देखो ध्यान से, कि मान लिया, मैं दोबारा से चिन्ह बनवा देता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहां पर आपने इस बैटरी को लगाया, सही है, तो ये की1 है, तो की1 इज क्लोज्ड, बना लेना आप भी। जब की1 क्लोज हो जाएगी, क्लियर है बात भाई, की1 क्लोज हो जाएगी और एक यहां पे की बना लेना इसमें, और ये सही है, इसे बना लेना K2, ये है बैटरी। तो की1 इज क्लोज्ड, की1 इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड K2 एंड K2 इज ओपन, है ना। K2 इज, K1 is closed and K2 is open for long time। क्लियर है क्या बात, ये हो गया। तो जब ये ओपन रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसे क्लोज कर दिया तो इसमें करंट सेटअप हो जाएगी, करंट सेटअप हो जाएगी। तो जब करंट सेटअप हो जाएगी तो इसमें करंट कितनी बहने लगेगी, इनफाइनाइट टाइम टी पर, आफ्टर लॉन्ग आई नॉट फ्लो होने लगेगी। लेकिन at t is equal to 0, मतलब आफ्टर सम टाइम at t is equal to 0, अब समय स्टार्ट होता है। अब कैसे, K1 is open, K1 is open and K2 is closed। तो जब आप इसे ओपन कर दोगे तो बैटरी तो सर्किट से हट जाएगी और ये इंडक्टर और ये रेजिस्टेंस इस वाली की से क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई। तो पहले तो करंट ऐसे फ्लो हो रही थी यूं करके, अब करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स, जैसे ही ये कंडीशन होती है करंट क्या हो, रिवर्स करंट फ्लो हो जाएगी और आई नॉट करंट फ्लो होने लगेगी। तो मतलब ये बैटरी ये वाला तो हट ही गया ना सिस्टम। तो जब ये हट गया तो ये तो इस तरीके से बन गया, कैसे बन गया, L और R, सही है ना, ये रहा आई नोड ऐसे बन जाएगा, ये रहा। और इसे थोड़ा सा क्या कर दो आप, अरे आप इसे ऐसे कर, चलो इंडक्टर को ऐसे ले आओ, ये करंट ऐसे थी, है ना, तो आई नॉट ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ये आई नॉट हो जाएगा, है ना, करंट ऐसे चला गया। ठीक है भाई बात, ये है, ये हो गया करंट, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। बस इसमें मैंने ऐसे दिखा दिया, तो रेजिस्टेंस को आप इसमें ऊपर करके दिखा दो यूं करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि करंट उल्टी फ्लो हो रही है ना, यूं करके ऐसे कर दो भाई, इंडक्टर को तो ऐसे कर दोगे ना, सिरा बदल जाएगा उसका, तो करंट जो है इसमें उल्टी फ्लो होने लगेगी। और जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा, है ना, ये सिस्टम है। मतलब आपको एनर्जाइज करनी है इंडक्टर को आई नोट करंट से, फुल्ली चार्ज करना है, फुल्ली करंट फ्लो होनी चाहिए, और उस फुल्ली इंडक्टर को आप एक रजिस्टर से लगा दो, तो उसमें जो करंट होगी धीरे धीरे जो करंट होगी वो टाइम के साथ कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी है नहीं, तो रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो होगी इसमें से हीट एनर्जी निकलेगी और इसकी एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में डिके हो जाएगी और धीरे धीरे करंट क्या होगी सिस्टम में डिक्रीज होती चली जाएगी। बात समझ में आई नहीं? तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो भाई, ये रहा, मैंने तो मिटाई दिया। K1 is
क्लोज लिख लो, एंड K2 इज ओपन फॉर लॉन्ग at t is equal to 0, K1 is open and K2 is closed. तो बैटरी यहाँ पे ऐसे बनेगी, ये यहाँ ऐसा बनेगा, ये इंडक्टर ऐसे होगी, रेजिस्टेंस ऐसे होगा, और ये सर्किट ये बन और करंट ऐसे फ्लो। सही है? उसी टाइम पे बना लो आप इसे। हो गया भाई कॉपी, समझे ना? तो ये इंडक्टर को चार्ज करके रेजिस्टेंस से जोड़ना है बस। तो इसमें धीरे धीरे करंट कम होती जाती है, करंट कम होगी ऐसे, है ना, IT इक्वल टू I, है ना, टाइम यूं करके कम होगी, एक्सपोनेंशियली डिके। क्या है ये? एक्सपोनेंशियली डिके करंट, है ना। देख लो चाहे e की पावर माइनस x ग्राफ होता है ना। अब ये बताओ t इज इक्वल टू, इसमें देखो जब आप इसमें रखोगे t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 पर कितनी करंट आएगी? I नॉट e की पावर माइनस 0। ये होता है I नॉट अपॉन 1 इज इक्वल टू I नॉट। तो t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितनी होगी भाई? I नॉट, है ना। और t इज इक्वल टू टाउ पर करंट कितनी होगी? अरे t इज इक्वल टू टाउ पर करंट कितनी होगी? यानी कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट कितनी होगी भाई? I नॉट e की पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ, टाउ अपॉन टाउ। इसका मतलब e की पावर माइनस 1, e की पावर e, और e की वैल्यू कितनी होती है भाई? e की वैल्यू होती है 2.71, और जब आप 2.71 को 1 अपॉन 2.71 करोगे तो आएगा 36 I नॉट। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट आएगी वो आएगी 0.36 I नॉट, है ना। यानी कि एक टाइम के कांस्टेंट के बाद जो करंट बचेगी सर्किट में वो इनिशियल का 36% तक डिके हो चुका होगा। दैट इज, मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज आफ्टर 1 टाउ 36% current will be ऐसे नहीं, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 36% तो बची, 63% करंट will decay। या आफ्टर वन टाइम 36% current will be
in the circuit है ना of initial current of I1 ऐसे लेंगे 36% करंट बचेगी बेटा सर्किट के अंदर। ये जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। चलो तो ये है, ठीक है भाई। तो डिकेइंग सर्किट और क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग सर्किट और डिकेइंग सर्किट, इस तरीके से आपको करना। हाँ भाई इंडक्टर की हम बात करें तो इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंडक्टर की, जैसे ग्रोइंग सर्किट की हम बात करें, ग्रोइंग सर्किट की यदि हम बात करें तो L R और ये है V, सही है भाई, L R और ये है करंट ऐसे। तो जब इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो इसमें KVL लगाएंगे, है ना, KVL लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, 0, यहाँ पे VL मान लेता हूं मैं, प्लस माइनस VL ऐसा आएगा ना, ये L है ये R है, ये प्लस माइनस L di/dt ऐसे आएगा ये, और यहाँ प्लस माइनस क्योंकि I है VR, तो 0 प्लस V माइनस VL माइनस 0 प्लस V माइनस VL माइनस VR इज इक्वल टू 0, यानी कि VL प्लस VR इज इक्वल टू V। ये इधर चला जाएगा इधर, ध्यान से देखो, VL यानी इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो L di/dt, क्योंकि ये करंट जो है इट दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो इसमें इंडक्टर में बैक EMF जिसे बोल सकते हो इंड्यूस EMF L di/dt, और इसके अंदर करंट I है तो इसमें जो पोटेंशियल होगा IR इक्वल टू V होगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा इसे V इक्वल टू VL प्लस VR, V इक्वल टू L di/dt प्लस IR ऐसे हो जाएगा। दोनों तरफ में यदि I से मल्टीप्लाई करूं तो Li di/dt I स्क्वायर R हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, यदि इंडक्टर L है और इसमें करंट किसी समय I है तो इंडक्टर की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर कितनी लिखोगे भाई, एनर्जी ऑफ इंडक्टर U इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, हाफ Li स्क्वायर। तो यदि मैं रेट चेंज ऑफ एनर्जी निकालूं du/dt तो हाफ L टू I di/dt लिखेंगे, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, Li di/dt। व्हाट इज du/dt? ये तो एनर्जी है जूल में, किसकी, इंडक्टर की एनर्जी जूल में कितनी होगी बेटा, हाफ Li स्क्वायर, और दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर, और ये हो जाएगी जूल पर सेकंड में। तो यहां देखो व्हाट इज Vi, ये V है और I है,
दिस इज द पावर गिवन बाय द बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, बात समझ में आती है ना, इज इक्वल टू दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर, क्लियर है क्या बात, प्लस व्हाट इज आई स्क्वायर आर, इस रजिस्टर में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी हुई है, पावर हीट रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी है, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर, दिस इज रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, क्लियर है क्या बात। तो जो आप वर्क डन बाय बैटरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैटरी जो काम करती है वो कुछ तो इसकी एनर्जी में स्टोर हो जाता है, बाकी इसमें रेजिस्टेंस में हीट की फॉर्म में भाग जाता है, बात समझ में आई। सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इन द ग्रोइंग सर्किट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज देयर, क्लियर है क्या बात। Having current I, जितना बैटरी काम करेगी उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी इंडक्टर में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाकी एनर्जी कहां पे भाग जाएगी, हीट की फॉर्म में उड़ जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लेना बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से डिकेइंग सर्किट भी है। डिकेइंग सर्किट में करंट धीरे धीरे क्या होगी, अरे कम होती चली जाएगी, धीरे ना करंट है इसमें आए। तो जब इसमें करंट कम होगी
अरे पहले कॉपी कर लो और बोल देना ढंग से, तो बताता हूं आगे फटाफट। ठीक है चलो। तो जब इसमें करंट कम होगी तो इसमें एनर्जी जो होगी, इसकी एनर्जी तो कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर ही होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी जो होगी वो वही, जैसे ऐसे करेंगे ना, एल आई डी आई अपॉन डी टी होगी। क्लियर है क्या बात? लेकिन क्योंकि इसमें करंट कम आ रही है तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट, डिक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, हाँ भाई, माइनस डी यू अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू एल डी आई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ऐसे करके होगा। बात समझ में आ रही है? और इसमें आई इसमें जा रही है तो इसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, रेट ऑफ हीट वो होगी आई स्क्वायर आर। बात समझ में आई? तो देखो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी अपॉन आई आर। माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, है ना। अब यदि दोनों तरफ मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इंडक्टर की एनर्जी के रेट ऑफ लॉस के बराबर होगी। आगे बात समझ में? इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ऐसे डेल्टा को छोड़ के डी यू लिख लो, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एच। रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये क्या है भाई, डी एच।